अनीमिया, अनीमिया के अंदर एचबी लेवल क्या होता है? डिक्रीज, तो देयर विल बी डिक्रीज। अब देखें एमसीवी नॉर्मल से क्या होगी? कम, 80 से कम होगी, चाहे 60 हो 65 हो, 80 से कम डिक्रीज। फेराटिन क्या होगा? फेराटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। जब आयरन नॉर्मल सीरम में कम हो जाए ना पहले, तो फिर वह कहाँ से आएंगे? स्टोर से आएंगे। अगर स्टोर भी खत्म हो जाए फिर भी हम बाहर से ना ले तो क्या हो जाएंगे? कम। सीरम में कम का मतलब कि उसने स्टोर भी खत्म किए हैं। स्टोर तो पहले आते हैं ना ताकि सीरम आयरन बढ़ाए, लेकिन अगर स्टोर भी जाए तो सीरम आयरन भी नीचे जाएगी, तो फेराटिन भी क्या होगा? कम होगा। अब इधर देखें, जब फेराटिन कम होगा तो ट्रांसफरिन, ये गाड़ी फुल होगी कि एम्प्टी? इस गाड़ी के ऊपर आयरन ही आती है ना, अब आयरन है ही नहीं बॉडी में, तो ये एम्प्टी रहेगी कि फुल रहेगी? एम्प्टी रहेगी। तो परसेंट सेचुरेशन ज्यादा के कम? कम होगी। हमने क्या कहा था? अमाउंट ऑफ आयरन बाउंड टू ट्रांसफर इन परसेंट सेचुरेशन, और बाउंड तब होगा जब बॉडी में आयरन हो, लेकिन आयरन बॉडी में क्या है? मतलब एच बी कम है। इधर देखिए सीरम आयरन इसके साथ लेके एक हम चेक करते हैं सीरम आयरन, तो सीरम आयरन क्या होगी? कम। सीरम आयरन कम, फेराटिन कम होगा। जब आयरन नहीं है, फेराटिन नहीं है, तो इसके साथ कौन बॉन्ड होगा? नहीं, तो अटैचमेंट ज्यादा होगी कि कम? कम, तो परसेंट सेचुरेशन कम, तो एबिलिटी फॉर टेकिंग आयरन क्या होगी? तो टीआईबीसी ज्यादा होगी। तो देखिए ऐसा इनीमिया जिसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर एक चीज क्या हो, सिर्फ क्या चीज ज्यादा, वो हमेशा आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया होती है। वो हमेशा क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी। फिर से ये पॉइंट देख ले, परसेंट सेचुरेशन मीन कि कितना आयरन इसके साथ टच है। इसके साथ आयरन तब टच होंगे जब बॉडी में आयरन होंगे ना। अब आयरन नहीं है तो इसके साथ कोई आयरन नहीं है, तो परसेंट सेचुरेशन क्या है? वो कम है। लेकिन एबिलिटी, कैपेसिटी तो उसका ज्यादा है ना, कि मैं ज्यादा ले लूं, लेकिन है नहीं, तो टीआईबीसी। सो ऐसा इनीमिया जिसमें एमसीवी कम हो और ऑल पैरामीटर कम हो, लेकिन सिर्फ क्या ज्यादा हो, वो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया है। क्लियर है? इसके नीचे लेके दिस इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल इनीमिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब अगर डाइट की वजह से पूरी दुनिया में कोई इनीमिया कॉमन है, वो कौन सी है? आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया है। मतलब बहुत से लोग आते हैं, वो ज्यादातर वेजिटेबल हक आते हैं, वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ज्यादा लोग वेजिटेबल लेते हैं कि मीट लेते हैं? वेजिटेबल। मीट तो हर एक बंदा ले भी नहीं सकता ना, कोई 100 में से 10-5% लोग लेते हैं, ज्यादातर लोग वेजिटेबल पे गुजारा करते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो गरीब ममालिक है उसमें वेजिटेबल कंजम्पशन क्या है? वो ज्यादा होती है, और उसमें आयरन फेरिक फॉर्म में होती है, तो फेरस में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगाता है, और उन लोगों में डेफिशिएंसी चांसेस भी ज्यादा होती है। तो न्यूट्रिशनल, यस, न्यूट्रिशनल इनीमियास की जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है? पूरी दुनिया में आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया में देखे, इसमें जनाब इसकी ट्रीटमेंट लेके फेरस सल्फेट, हम कौन सी टेबलेट देते हैं? फेरस सल्फेट के नाम से टेबलेट आती है, वो हम बाहर से देते हैं। फेरिक सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट, इसमें एक्टिव आयरन होती है। फेरस सल्फेट इज द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडल्ट्स, बट पोलीमार्ट, हाँ ये टेबलेट है, लेकिन पोलीमार्ट सिरप इन दी चिल्ड्रन। क्लियर है? तो बच्चों के अंदर पाइका होगा, ईटिंग अनयूजुअल थिंग, हैबिट ऑफ ईटिंग, और बड़ों के अंदर स्पून शेप नेल होंगे जिसको हम कोयलो नीकिया कहते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया क्लियर हुई कि नहीं? ओके। फेरस सल्फेट, FERRUS, फेरस सल्फेट, SULPHATE, ठीक है? ओके जी। नेक्स्ट लिखे इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। सेकंड नंबर, इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। नाम से पता चलता है कि ये वो इनीमिया है जो पहले से किसी बंदे को क्रोनिक डिजीज हो। तो लेके द इनीमिया विच इज यूजुअली सीन इन क्रोनिक इलनेसेस, मतलब वो इनीमिया जो किसी क्रोनिक कंडीशन में पाई जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। दिस अनीमिया is usually seen in chronic illness. फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक इलनेसेस के अंदर जो ज़्यादातर वो हिस्ट्री देंगे रूमाटॉयड आर्थराइटिस। किसके अंदर? रूमाटॉयड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इसमें फिंगर की जो इन्फ्लेमेशन है ना, जॉइंट, ये स्टिफ हो जाती है। रूमाटॉयड आर्थराइटिस के बारे में एक चीज़ याद रखें,
ये लोग जब सुबह सवेरे उठते हैं ना, ये कहते हैं कि हम अपनी जॉइंट्स को मूव नहीं कर सकते, रेजिडिटी, स्टेफनेस, सख्तपन, इसकी जो जोड़ है ये बहुत क्या होते हैं, सख्त। अगर ये उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा जॉइंट स्टिफनेस जो सबसे ज़्यादा हो अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डे के अंदर वक्त के साथ साथ मूवमेंट की वजह से क्या हो जाए, पेन कम हो जाए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो जॉइंट स्टिफनेस है दैट इज सीन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दैट स्टिफनेस एटलीस्ट लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर इन द मॉर्निंग। 1 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है। ये भी नहीं कि स्टेप होगा 5 मिनट बाद ठीक, जॉइंट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग विच इज लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, लेकिन डेली एक्टिविटी से वो स्टिफनेस कम हो जाए, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। हमें प्रोफेसर ने इस तरह ये पढ़ाया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर रूम आता है। ये स्टिफनेस बंदे को कहते हैं कि उठकर रूम चौड़े काम पे चले जाए ताकि पेन कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जब तक बंदा पड़ा रहेगा रूम में अर्ली इन द मॉर्निंग तो उसमें क्या होगा, पेन। रूम मीन रूम चौड़ेगा, काम पे जाएगा तो स्टिफनेस कम हो जाती है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन कॉज जॉइंट पेन स्पेशली फॉर मोर देन 8 मंथ्स, 8 मंथ से ज़्यादा सालों में ये बात चली जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन टेक ट्रीटमेंट फॉर ईयर्स, मतलब ईयर्स तक ये लोग क्या लेते हैं, ट्रीटमेंट। अक्यूट इलनेस है कि क्रोनिक इलनेस है, क्रोनिक इलनेस है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, मतलब कभी कभार इम्यून सिस्टम टिश्यूज के खिलाफ क्या बनाती है, ऑटो एंटीबॉडीज। तो मुख्तलिफ डिजीज है ऑटो इम्यून कि वो भी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रहती है, वो भी क्या होती है, क्रोनिक इलनेसेस। कैंसर्स, कैंसर भी क्रोनिक कंडीशन है। डायबिटीज मेलाइटस क्या है, क्रोनिक। इन चीज़ों का मतलब ये है कि जब एग्जाम में एनीमिया आएगी ना, ये उसके साथ पेशेंट में कोई क्रोनिक इलनेस ज़रूर होगी, चाहे वो पेशेंट कैंसर का हो, डायबिटिक पेशेंट हो, या जनाब कोई ऑटो इम्यून डिजीज ही हो, लेकिन क्रोनिक इलनेस इस एनीमिया के साथ लाजमी होगा। इसके लिए पैथोजेनेसिस, ये एनीमिया होती कैसी है, व्हाट इज दी पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोजेनेसिस समझना इंपॉर्टेंट है कि हाउ दिस एनीमिया अकरिंग इन क्रोनिक इलनेसेस। तो लिखे, इन क्रोनिक इलनेस देयर इज एबनॉर्मल प्रोडक्शन, इन क्रोनिक डिजीजेस या इन क्रोनिक इलनेसेस there is production of chemical mediator known as IL-6। उस मीडिएटर का नाम क्या है, IL-6 मीन इंटरल्यूकिन 6। उसका मतलब क्या है, इंटरल्यूकिन 6 इन लीवर, कहाँ से बनती है, लीवर। देन IL-6 फ्रॉम द लीवर, लीवर में पैदा होगा और लीवर के अंदर ही ये क्या करेगा, प्रोड्यूस हेप्सडेन। क्या प्रोड्यूस करेगा, हेप्सडेन। कल मैंने बताया था हेप्सडेन इज अ प्रोटीन कम फ्रॉम द लीवर, लेकिन ये लीवर से तब आएगा जब ये किस बंदे, कौन सी बंदे से, काम से, हेप्सडेन इज रिलीज फ्रॉम द लीवर बाय द एक्टिविटी ऑफ IL-6। और IL-6 लीवर से आता है उन लोगों के अंदर जो क्रोनिक इलनेस में मुब्तला होते हैं। तो जिन लोगों को कोई भी डिजीज हो, महीनों तक चल के रहा हो या सालों में वो बात चली जाए, उन लोगों में एक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हो जाता है लीवर से, जिसको हम IL-6 कहते हैं। वो IL-6 जाकर लीवर के अंदर से किस चीज को रिलीज करेगा, हेप्सडेन को। हेप्सडेन क्या करेगा, हेप्सडेन विल हाइड द आयरन, हेप्सडेन विल हाइड मीन छुपाना, द आयरन इन एडिपोस टिश्यूज एंड मैक्रोफेजेस। देखें, 2 जगहों पे आयरन की ज्यादातर स्टोरेज होती है, एडिपोस टिश्यू में और मैक्रोफेजेस के अंदर। ओके, सीरम से हेप्सडेन आयरन को लेता है और ब्लड से उस आयरन को कहाँ ले जाता है, एडिपोस टिश्यू में और मैक्रोफेजेस में। तो फ्री आयरन ब्लड में क्या हो जाएगी, कम, तो लीडिंग टू डिक्रीज सीरम आयरन। इस वजह से सीरम आयरन क्या हो जाएगी, कम, लीडिंग टू डिक्रीज आयरन इन द सीरम। बात इस तरह है ना, सीरम के अंदर जो आयरन है, फ्री आयरन है, उसकी लेवल क्या हो जाएगी,
वो कम हो जाएगी। अब आप लोग ये सुन चुके होंगे कि यार ये होता क्यों है, ये क्यों इस तरह होता है। अब बुक वाले ने ये चीज़ रीज़न में दिया नहीं है, तो फिर लोगों को पता नहीं चलता कि यार इसका कंसेप्ट क्या है। बताता चलूँ आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। देखें, पेशेंट है, ये डायग्राम आप लोगों को बहुत सब कुछ आसान कराएगा। एक पेशेंट है, वो बेड पे पड़ा है हॉस्पिटल में। पेशेंट इज इन क्रोनिक इलनेस, किस में मुब्तला है? क्रोनिक इलनेस। अब चाहे क्रोनिक इलनेस कुछ भी हो इनमें से, रूमाटॉयड आर्थराइटिस, सीएलडी हो, ठीक है, चले सीएलडी ले लेते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज, ठीक है। इसमें अगर एक पेशेंट मुब्तला है, इस पेशेंट में एक वक्त आता है कि IL-6 प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये हर एक क्रोनिक इलनेस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, केमिकल मीडिएटर है। ये IL-6 ये लीवर से किसको बढ़ाएगा? हेप्साडिन, ठीक है। क्रोनिक इलनेस के अंदर इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम। तो इन लोगों में बाहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती है। अब इधर फोकस करें, और वो बैक्टीरिया शायद इस इन्फेक्शन को भी ख़राब कर रही हो। तो जब ये हेप्साडिन रिलीज होता है, हेप्साडिन, तो ये सीरम में देखता है कि भाई सीरम में तो किस चीज़ की लेवल बढ़ रही है? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया इस इलनेस को ठीक होने नहीं देती। क्लियर है? तो और ये सीरम में किसको देख रही है? जो हमारा नॉर्मल आयरन है। अब बैक्टीरिया ट्राई टू वर्सन दिस क्रोनिक इलनेस, ये चाहता है कि मैं इस इलनेस को मजीद बढ़ाऊं और बंदा ठीक हो ना हो जाए। लेकिन बैक्टीरिया को काम करने के लिए इस इलनेस में सीरम आयरन पे गुजारा करना पड़ता है। बैक्टीरिया रिक्वायर्ड आवर आयरन फॉर द एक्टिविटी। इसका मतलब बैक्टीरिया जब तक हमारा आयरन यूज ना करे अपने लिए, उसमें जान नहीं आती। आयरन इज द एनर्जी फॉर बैक्टीरिया। तो ये आयरन, ये बैक्टीरिया क्या ले रही है आहिस्ता आहिस्ता? आयरन ब्लड से, और अपने आप को चार्ज करके इलनेस को मजीद खराब कर देती है। तो ये हेप्साडिन ये सोचता है कि यार अगर ये चीज़ चलती रही, ये तो पूरी बॉडी डैमेज होती जाएगी। तो ये क्या करता है? ये सीरम से आयरन को हाइड कर देता है ताकि बैक्टीरिया को ना मिले, ताकि बैक्टीरिया को ना मिले। लेकिन बैक्टीरिया 10 आयरन में से एक पे भी गुजारा करती है, लेकिन ये एक नहीं 10/10 को हाइड कर देती है। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया हमसे आयरन ले तो फ्री आयरन पे इतना असर हो नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता ये आयरन ले रही है ना, लेकिन इन्फेक्शन खराब होगी। लेकिन ये कितने आयरन लेगा? 10/10। तो ये सारे आयरन को सीरम से लेकर कहाँ ले आएगा? एडिपोज टिश्यू में। इसका थिंकिंग सही है कि इसको ना मिले, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये कम नहीं पूरे आयरन को लाता है। फिर जब पूरा आएगा तो बॉडी आयरन लेगा भी, इनटेक भी लेगा, एब्जॉर्ब भी होगा। लेकिन जितना एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, वो कौन सा बंदा लेता रहेगा? हेप्साडिन। तो आयरन की सीरम लेवल क्या हो जाएगी? कम। तो इनीमिया होगी कि नहीं? अब ये इनीमिया इस वजह से हुई है, सीरम आयरन ना होने की वजह से, या सीरम आयरन हाइड होने की वजह से, हाइड होने की वजह से। अब सीरम में तो आयरन आ रही है, लेकिन वो क्या हो रही है? हाइड हो रही है एडिपोज टिश्यू में। किस चीज़ की वजह से? हेप्साडिन की वजह से। और ये तब आया है जब कौन सी चीज़ है? क्रोनिक डिजीज है। इसलिए ऐसा एनीमिया जो हेप्साडिन की वजह से क्रोनिक इलनेस में हो जाए, उसको अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। व्हाट इज द मेजर प्लेयर फॉर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज? आंसर इज हेप्साडिन। हेप्साडिन कैन हेप मीन हाइड, ये हाइड कर देता है सीरम आयरन को। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। कुछ समझ आया कि नहीं? लैब इन्वेस्टिगेशन लेके, लैब इन्वेस्टिगेशन बाद में, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा इधर फोकस करे बाद में, वैसे आगे एनीमिया बड़े हैं, ठीक है ना। इधर देखे, सुन ले, इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने वाली है, देख इसमें हम क्या चेक करेंगे? सीरम HB तो कम होगा, MCV भी क्या होगा? MCV ये भी कम होगा, माइक्रोसिटिक है। हाँ जी, हम इसमें चेक करेंगे सीरम आयरन। सारे सुन ले, हाँ ये मैंने पूछने हैं सबसे, ठीक है, एक मिनट। फेराटिन परसेंट सिचुरेशन, और इसके साथ देखिए TI BC। हाँ जी, सीरम आयरन को क्या होगा? हाँ, सीरम आयरन देखे, बॉडी को तो आयरन आ रही है, लेकिन ये आयरन सीरम से ये बंदा किधर ले जा रही है? एडिपोज। तो सीरम आयरन क्या होगा? डिक्रीज। सीरम आयरन डिक्रीज होगा। अब इधर फोकस करें, जब सीरम में आयरन नहीं है, इसके 2 वजह है। आपने टेस्ट देखा ना, किसी का रिपोर्ट सीरम आयरन कम है, या तो वो बंदा ले नहीं रहा,
ये आ रहा है लेकिन कहीं पे स्टोर हो रहा है। अगर वो नहीं ले रहा तो फिर इस बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर आ रहे स्टोर हो रहे तो उसको एनीमिया क्रोनिक डिजीज है। तो फिर हम ये देखते हैं अगर ये बंदा बाहर से नहीं ले जाता तो उसका स्टोर भी क्या होना चाहिए, कम, वो आयरन डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर सीरम आयरन के साथ फेरेटिन क्या हो जाए, ज्यादा, तो फिर ये एनीमिया क्रोनिक डिजीज है। तो उसमें फेरेटिन क्या था आयरन डेफिशिएंसी में, कम, लेकिन ये जो आयरन आ रही है तो स्टोर हो रही है ना, तो स्टोरेज फॉर्म बढ़ेगी कि कम, तो फेरेटिन इसमें बढ़ेगी। अब ये डिफरेंस आ गया क्या, नहीं, इसमें फेरेटिन बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरी बात परसेंट सेचुरेशन को देखे, परसेंट सेचुरेशन में क्या है, सीरम आयरन तो आ रही है, सीरम आयरन तो कुछ ना कुछ आयरन तो अटैच भी होगी लेकिन कुछ हाइड हो रही है, तो परसेंट सेचुरेशन ओवरऑल क्या होती है, कम होती है। तो परसेंट सेचुरेशन क्या होती है, ये कम होती है। लेकिन TIBC ये पार्शियली क्या होती है, पार्शियली ये ज्यादा और डिक्रीज इंक्रीज होती है। ये हमारे पास क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। क्या होती है, फ्लक्चुएट का मतलब ये है अगर ये पूरे आयरन को हाइड करे तो वो एम्प्टी रह जाएंगे ना ट्रांसपेरेंट, तो 100% TIBC बढ़ेगी। अगर दो को करे तो 50-50, तो कभी ज्यादा कभी कम। TIBC डिपेंड करता है कि अगर जितना आयरन ये हाइड करेगा उसकी लेवल पर TIBC में चेंज आएगी। क्लियर है। वो एग्जाम्पल की तौर पे ये एज अ होल आयरन नहीं ले सकता, लेकिन 100 में से 80-85% आयरन को हाइड कर देता है। क्लियर है। ये परसेंट सेचुरेशन देखिए, ट्रांसफरेंट का मतलब यह है आयरन को कैरी करता है, और जितना आयरन इस पर अटैच होगा वो परसेंट सेचुरेशन है। तो इसका मतलब ये बंदा आयरन को पूरा अटैच होने नहीं देती, सीरम में इसको हाइड कर देती है। तो इसका मतलब अगर 4 अटैच होने थे, अब ये या 1 अटैच हो गया या 2, तो परसेंट सेचुरेशन क्या है, अटैचमेंट कैपेसिटी कम होगा। तो इस ट्रांसफरेंट लेने की एबिलिटी क्या होगी, ये डिफरेंट होगी। अगर किसी पे 3 अटैच है तो कितना ले सकेगा, मजीद 1। अगर 1 अटैच है तो कितना लेगा, 3। तो ये फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट का मतलब चेंज है। क्लियर है। याद रखिए एक MCQs, ऐसा इनीमिया चाहे ये आप लोग भूल भी जाए खैर है, लेकिन ऐसा इनीमिया जिसमें क्या चीज इंक्रीज हो, ये आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया होगी। ये क्या होगी, आयरन। मैंने बताया था एवरीथिंग इज डिक्रीज, ओनली TIBC इज इंक्रीज इन केस ऑफ विच इनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। दूसरे इनीमियाज में ये फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जो इनीमिया में हमेशा इंक्रीज होगी वो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया है। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा, एक तो इन्वेस्टिगेशन है, कैसे पता चलेगा कि यार ये इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। एग्जाम में जरूर बताएगा द पेशेंट वाज प्रीवियसली नोन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेशेंट वाज नोन केस ऑफ CLD, पेशेंट इज अ बेड रिडन इन द हॉस्पिटल फॉर डिजीज फ्रॉम लास्ट 3 months। तो अगर कोई क्रोनिक इलनेस की जिक्र हो और उसमें MCV क्या जाए, कम, हमेशा इनीमिया क्रोनिक डिजीज है। क्लियर है। और इसमें अगर मेजर रोल प्ले करने वाला सब्सटेंस पूछा जाए, आंसर इज हेप्साडिन। हेप्साडिन इज रिलीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन IL-6। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, ट्रीटमेंट क्या करके, नहीं समझा मैं। We can, but it is expensive test. Why we go for it? If the patient is known case of chronic illness and serum iron is decreased, आंखें बंद करके इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्लियर है कि नहीं। हम पेशेंट की पैसे भी बचाते हैं जो नहीं बचाते आजकल, ठीक है ना। पेशेंट की पैसे बचाने चाहिए जो आजकल डॉक्टर नहीं बचाते, ठीक है। दैट इज द एथिक्स ऑफ अ मेडिकल फील्ड। जब आप डॉक्टर की ओथ लेते हैं ना, यू हैव टू बी अ गुड डॉक्टर इफ यू सेव द मनी ऑफ अ पेशेंट। यू हैव टू टेल समथिंग टू द पेशेंट। 80% पेशेंट की जो डिजीज प्रोग्नोसिस है, रिकवरी है, वो पेशेंट की काउंसलिंग से होती है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है ना, और आप उसको कहे कि नहीं ये तो वैसे एक हेडेक है, ये तो मुझ में भी हो सकता है, इसमें भी, पेशेंट इतना रिलैक्स हो जाएगा कि उसकी ब्रेन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलैक्स स्टेट में क्रिएट करेंगे कि वो ट्यूमर को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर किसी को सर दर्द है और आप उसको कहो यार अब मैं तो पता नहीं रसूल कल को मरने वाले हूँ, अगर उसको ना भी होना तो स्ट्रेस कैन रिलीज अ सब्सटेंस इन द ब्रेन दैट इनिशिएट कैंसर इन द ब्रेन। इसका मतलब साइकी इन दी डेथ ऑफ अ डिजीज प्ले 80% रोल देन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज। अगर आप किसी पेशेंट को पॉजिटिव बातें करें कि यार आप ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल उसकी बूस्ट करे, पेशेंट खुद बहुत रिकवर होना शुरू हो जाता है। और हर घर में जिसने मैट्रिक भी क्या होता है वो कहते हैं यार ये बीमारी है, उसको पता नहीं है कि ये क्या है,
लेकिन वो बात इस तरह बनाते हैं कि पेशेंट कहते हैं मैं तो चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी पॉजिटिविटी के साथ डील करेंगे तो मेडिसिन कम और आपकी बातें पेशेंट पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्लियर है ना। तो पॉजिटिविटी इन आवर फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ आवर सीनियर डॉक्टर्स। जिस डॉक्टर की फीस 5,000 रुपये है, शिफा इंटरनेशनल में ये बैठते हैं, अल कुलसूम हॉस्पिटल में बैठते हैं, सारे हमारे साथ है जो है ना, हम जा चुके हैं ना, हमारे जानने वाले सीनियर तो बहुत हैं, हम भी जाते हैं ना, माशाल्लाह डॉक्टर साहब अब जॉब कंप्लीट कर, हाँ पैसे कमाने लगे हो कि अब उसको ये नहीं कि मैंने 50 साल जो पैसा कमाया है वो किधर गया है। डॉक्टर डॉक्टर के साथ रहत नहीं करता, याद रखे, ठीक है ना। वो ठीक है वो कहेगा सही है लेकिन फीस नहीं छोड़ते, बहुत कम होते हैं जो फीस छोड़ते। द रीजन इज इन आवर फील्ड वी वांट मदद हेल्प टू अदर बट वी कांट, हम नहीं करते। मैं कहने का सिर्फ यही मतलब है ना, 5,000 रुपये पे एक बंदा अगर फीस के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, इस्लामाबाद में 5,000 से कम फीस अच्छे प्रोफेसर का नहीं है, ये सबको पता होगा। 3,000 मिनिमम फीस है, 2,000 3,000 फीस का मतलब सिर्फ 2 मिनट आपको देगा, बस एक चीज़ लिखेगा कि बाहर से ले लो, इसमें टेबलेट तो नहीं हो, आपने लेने हैं। 5,000 पे आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए चेकअप। एक डॉक्टर है इधर, वो 20 पेशेंट देखते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, और 20 पेशेंट और 5,000 फीस है बस। वो कहते हैं मैंने फिर काम नहीं करना, न वो हॉस्पिटल जाता है। वो कहते हैं कि फिर उसके साथ मेरा बहुत गपशप भी है। वो कहते हैं यार फैमिली के लिए 23 और पेशेंट के लिए 1 आर, ठीक है, 5,000 फीस और सिर्फ वो 20 लोग दे, मतलब ये है कि 1,20,000 रुपये 1 घंटे में लेकर ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। बस वो कहते हैं बस ये मेरा कमाई है, फिर फैमिली, ठीक है ना। इसका और नहीं 30 लाख उसने जितने कमाए अभी तक उसने वो यूज ही नहीं किया, उसको तो घर कंपनी ने दिया है, विजिट कंपनी कराती है, ठीक है ना, वो तो अलग चीज़ है। कहने का सिर्फ ये मतलब है हमारी फील्ड में ये सब कुछ चीज़ें मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर ऐसे लोग जो देखे कितना कमा रहे और जो बंदा 5,000 रुपये फी दे रहे, इसने पता नहीं किसी उधार लिया हो, गाँव से आया हो, विलेज से आया हो बंदा, ठीक है। सारे लोग विलेज में आजकल जो है ना लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं है, वो फीस लेकर आते हैं। तो अगर उसको हम 2,000 3,000 छोड़े तो वो कितने दुआएं देंगे, नहीं छोड़ते ना। हमारी बिलीफ पैसों के ऊपर है, लोगों की दुआओं पे नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखे। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अगर आप किसी के लिए 2-3 काम करेंगे ना, वो बंदा आपको इतना एडवर्टाइज करेगा ना, आपकी इज्जत पता नहीं कहाँ पे जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा। आप लोगों को नहीं जानेंगे लेकिन लोग आपको जरूर जानेंगे कि भाई बंदा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई, मुझे कहीं ना कहीं प्रूवन कॉल आती है ना कि यार ये कहते यार कौन है। तो फिर जब मैं उसके पीछे देखता हूँ ना, किसी के साथ मैंने कुछ किया होता है, उसका सिला फिर पता नहीं कहाँ पे निकल लेता है मुझे, तो मैं फिर ऊपर वाले से शुक्र करता हूँ, ठीक है। द रीजन इज इफ यू डू समथिंग गुड फॉर अदर अल्लाह विल रिटर्न इन अनदर वे। पता नहीं गैब से आप लोगों को वो चीज़ आएगी कि भाई इंशाल्लाह आप लोग उसको सिला पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, पैसे भी होंगे, इज्जत भी होगी। आप जब डॉक्टर के पास जाते तो पहले ये पूछते यार वो डॉक्टर फीस कितना लेता है, तो मरीज जब आते उसने फीस पहले से लाई होती है, फ्री में कौन नहीं आता, ठीक है ना। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे कि बूढ़ी बूढ़ी औरतों के मुंह पे उन लोगों ने पैसे मारे कि ये तो कम है, फीस लेके आओ, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। ये सोसाइटी के अंदर हो रही है, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है ना। इसलिए तो यूके में अच्छे डॉक्टर्स है, पाकिस्तान का 80% सरमाया जो अच्छे डॉक्टर है वो यूके और यूएस में है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है ना। ओके जी, ये चीज़ सीख लोगे विद द टाइम जब हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह ने जिस फील्ड के लिए चुना है ना, ताकि हमसे बस खैर आगे लोगों को पहुँचता रहे, ठीक है ना। ओके जी, तो अगर यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, अब पेशेंट जनाब उसमें देखिए हम जब पढ़ाते हैं ना थ्योरी में, हम कहते हैं हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, फिर साइन देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो तब जाकर हमें क्या मिलेगी, डायग्नोसिस। डॉक्टर 1 मिनट नहीं तो हिस्ट्री क्या है, वो कहते हैं क्या मसला है, ओके ठीक है बस ये ले ले बाहर से। इट इज़ नॉट अ डॉक्टरशिप। डॉक्टर वो है जो आपको टाइम दे, आपको दिल से फील हो यार इसने मुझे कुछ बातें बताई है। लेकिन आप लोगों ने बहुत से पेशेंट ऐसे देखेंगे वो कहते हैं यार फलाना डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात करता है, बंदा जाए तो मजा आता है। द रीजन इज आपने कुछ दिया भी नहीं है लेकिन पेशेंट सेटिस्फाइड हो गया। पेशेंट की सेटिस्फेक्शन ही डिजीज की रिकवरी होती है, याद रखें। जो पेशेंट जिस डॉक्टर से सेटिस्फाइड हो
बस वो पेशेंट की रिकवरी है, वो बंदा ठीक है। फिर चाहे आप बड़ा डॉक्टर हो लेकिन पेशेंट सेटिस्फाइड ना करे, अब डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। सो सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट थिंग इन द रिकवरी ऑफ अ डिजीज। और ये एथिक्स बताती है, एथिक्स तरीका कि आपने पेशेंट को कैसे डील करना है, पेशेंट के साथ पोलाइटनेस कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह विद द टाइम सिखाएंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या होगा आप लोगों के ख्याल में? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का पेशेंट है, ट्रीटमेंट क्या देंगे? एक्सीडेंट। दिस इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीट द अंडरलाइंग काज। हम किसकी ट्रीट करते हैं? ट्रीट अंडरलाइंग काज। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पहले उसको ट्रीट करेंगे, अगर एसएलई है उसको ट्रीट करेंगे। तो अगर वो हम ट्रीट ना भी कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट को, प्रोटोकॉल को बनाएंगे ताकि उस इलनेस को कम करे, तो ये खुद बहुत ठीक हो जाती है, क्योंकि ये डिजीज क्रोनिक इलनेस की वजह से है। तो हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करेंगे और साथ में कुछ मल्टीविटामिन और सीरम मतलब आयरन को बढ़ाएंगे ताकि पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा बूस्ट कर जाए, ठीक है। इतना याद करें आज के लिए, कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट एनीमिया पे जाएंगे, उसमें थोड़ी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, रिएक्शन से। कल सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया वर्सेस थैलेसीमिया और G6PD, ये 3 इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। ओके। और एक और चीज़